नहीं करती हों और जिससे इलेक्शन कमीशन भी इत्तफाक ना करता हो। ऐसा कोई कानून जो है वो नाफिज नहीं हो सकता, राइज नहीं हो सकता। भले उस कानून को बना लें लेकिन उसको तस्लीम कोई नहीं करेगा। और इस तरह से जबरी अंदाज में मुसलत करना और धमकी देना इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हम जो है वो आपकी फंडिंग बंद कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आइन के तहत कायम होने वाला एक इदारा, उस इदारे के काम को रोककर उसको मफलूज बनाने की जो है वो धमकी दी जा रही है। और पीटीआई अगर ये बात करे कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं तो इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता है। डस्का में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है कि किस तरह इन्होंने कोशिश की कि धांधली के जरिए अपने उम्मीदवार को कामयाब करवाएं, वो बेनकाब हुए हैं। सेनेट में जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होने लगा तो इन्होंने हॉल के अंदर कैमरे लगवाए जो कभी तारीख में नहीं हुआ। और वो जमात ये कहती है कि जी हम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ तो उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, उन्होंने धमकियां दिलवाई हैं ऑपोजिशन के मेंबर्स को और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो मूव था उसको नाकाम बनाया है। जिस जमात की हालिया तारीख ये हो कि वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि वो इस मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना चाहते हैं और उस धांधली की मशीन के जरिए करवाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। हम इलेक्शन कमीशन की जो आइनी हैसियत है उस पर किसी तरह से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अपोजिशन की तमाम जमातें, मुझे उम्मीद है कि इस हुकूमत के इस मजमूम जो इनका एक हथकंडा है, जो तरीक़ेकार है, जो इलेक्शन कमीशन को मफलूज करने की साजिश है, उसको हम नाकाम बनाएंगे। इसके साथ साथ जो महंगाई है उससे तो ज़ाहिर है कोई शख्स नहीं बचा हुआ और बड़ी हैरत की बात है कि ये हुकूमत कहती है कि सूबा सिंध में बहुत महंगाई है। भाई मैं जब टीवी चैनल देखता हूँ उस पर जो आप खुद जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं, मुल्तान जाते हैं, पेशावर जाते हैं, लाहौर जाते हैं, पिंडी जाते हैं, तो सब ये रोना रो रहे होते हैं कि जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस हुकूमत ने इस मुल्क में उनकी नालायकी और नाअहली की वजह से पैदा होने वाली हर बुराई की जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत पर डालना शुरू की हुई और अभी से नहीं की है। ये जब कोविड आया था उस वक्त भी आपके इल्म में होगा कि इनका तमाम वो जो नालायकों का टोला है, जो वजीर इनके 4-5 बैठते थे और सिंध हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर देते थे। अब अगर चीनी महंगी हो गई तो वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं, मुझे तो हैरत होती है, पता नहीं इन्होंने सीखा क्यों, कुछ नहीं है। कहते हैं जी जब 150 रुपये से ऊपर चीनी हो गई तो मैंने पूछा, ये तकरीर में उन्होंने कहा है, शायद यही अल्फाज हैं, एक आध लफ्ज़ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मैंने सुनी तकरीर कि जी मैंने पूछा कि ये चीनी ऐसे महंगी क्यों हो गई है, तो मुझे बताया गया कि सिंध में 3 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू की थी और सिंध हुकूमत ने उनको रोक दिया, इसलिए चीनी 150 रुपये की हो गई है। मैं कोई 10 मरतबा पूछ चुका हूँ कि भाई वो 3 शुगर मिलों के नाम तो बता दो और ये बता दो कि उनको किन्होंने रुकवाया था। और अगर चलें फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट हम ये मान लें कि 3 शुगर मिलों में जो क्रशिंग शुरू हुई थी उसको सिंध हुकूमत ने रुकवा दिया, तो उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में चीनी की कीमत जो है वो 150 रुपये से ऊपर चली जाएगी। मतलब ये तो अजीब सी बेतुकी सी बात है कि वज़ीर आज़म अपनी नालायकियों की जो सज़ा है जो लोगों को मिल रही है उसका इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर डालते हैं। गंदम का बहरान पैदा हो गया, इनकी कैबिनेट कह रही है। मुझे तो हैरत होती है कि कौन नालायक आदमी था उस कैबिनेट में, है तो सारे नालायक, कौन ऐसा महानालायक था जिसने ये बताया कि 16 लाख टन गंदम सिंध से चोरी हो गई है। 16 लाख टन गंदम का चोरी हो जाना। और ये भी आपके इल्म में होगा कि सिंध हुकूमत ने पूरे साल में जो गंदम प्रोक्योर की थी वो 12 लाख टन थी। 12 लाख टन गंदम जो हमने प्रोक्योर की है और 16 लाख टन गंदम चोरी हो गई है। अब ये किसने वहां कैबिनेट में बात की और माशाल्लाह उस कैबिनेट ने उस पर डिस्कस किया और उस कैबिनेट ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि जनाब आप इस पर कार्रवाई करें। और भाई कार्रवाई तो आप करो फ़ख्र इमाम साहब पर, कार्रवाई करो खुसरो बख्तियार पर। फ़ख्र इमाम ने असम्बली में खड़े होकर, आप सब इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, आप असम्बली में कवर करते हैं, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा कि 66 लाख टन गंदम कहाँ चली गई हमें नहीं पता। ओ भाई उसका पता लगाओ कि किधर गई है ना, उसका पता लगाओ कि वो कौन से तुम्हारे पास वो चूहे हैं जो खा गए, जो तुम कहते हो सिंध में चूहे, कौन से चूहे जो 66 लाख टन गंदम खा गए। आप पता लगाओ कि जो शुगर कमीशन आपने बनाया था जिसमें ये सीना चौड़ा करते थे कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने कमीशन नहीं बनाया
वाह जी बल्ले बल्ले, आपने बड़ा अच्छा काम किया, कमीशन बना दिया। उस कमीशन की रिपोर्ट आ गई, इतनी मोटी कमीशन है, इतनी कोई 400-500 पेजेस की, पता नहीं 600 पेजेस की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट आ गई, सबने का उम्मीद की कि जिस रिपोर्ट की रोशनी में कोई कार्रवाई होगी। जनाब फिर उन्होंने फरमाया कि नहीं, इस कमीशन की फॉरेंसिक होगी अब, और FIA फॉरेंसिक करेगी। चले जी, फिर FIA ने इस पर काम शुरू किया। पता नहीं 1.5 साल तो गुजर गया है। उस कमीशन की रिपोर्ट पर, उसके जो फॉरेंसिक, उसके फिर FIA से उन्होंने करवाया, उस पर जिन जिन लोगों के नाम आए हैं कि जिनकी वजह से चीनी महंगी हुई है, मुझे एक फर्द बता दीजिए जिसके खिलाफ इस नालायक नाइल करप्ट हुकूमत ने कोई कार्रवाई की हो। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, चीनी महंगी कर दी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यूरिया के क्राइसिस आ रहे हैं, वो अगले 1-2 महीने के अंदर बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर हमारी मुल्क जा रहा है, और उसके जो नुकसान होंगे, देखिए गंदम और चीनी का नुकसान तो ये हुआ कि पाकिस्तानियों की जेबों से पैसा निकला, गंदम महंगी हुई, आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई। यूरिया अगर नापैद हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपकी जो फसल है इस मुल्क में, जो काश्त हो रही है, उस पर फर्क पड़ेगा। और अगर आपकी फसल पे फर्क पड़ेगा तो आने वाले सालों में आपको जो ये खाने पीने की अशिया आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको ज़रूरत है, वो आपकी कम हो जाएंगी, और उसमें क्राइसिस आपके और बढ़ेंगे। आपने गंदम इंपोर्ट की, आपने चीनी इंपोर्ट की, आप यूरिया पे यकीनन कोई बहुत महंगी कीमत पे इंपोर्ट करेंगे, दुनिया में उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आपके फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाएंगे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उसमें मजीद इजाफा होगा। तो जो पूरा आपका मुआशी निज़ाम है वो सारा हिल जाएगा, और महंगाई जो अभी है उसमें मजीद इजाफा होगा। अभी कल गालिबन रिपोर्ट आई है, ये जो हमारा फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि 27% आपका जो होल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें 27% पे चला गया वो, और पिछले साल के मुकाबले में उसमें इजाफा हो रहा है। और बाकी सारे जितने इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो वर्स्ट होते जा रहे हैं, बुरे होते जा रहे हैं, और उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। पिछली मरतबा तो इन्होंने हफीज शेख को निकाल दिया था इस बुनियाद पर कि वो महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सके। शौकत तरीन को कब निकालेंगे? आपको याद है कि हफीज शेख को पहले सेनेट का टिकट दे रहे थे, सेनेटर बना रहे थे उसको, और थोड़ी अरसे बाद उसको फिर फारिग कर दिया। भाई वो इतना ही बुरा था तो सेनेटर क्यों बना रहे थे उसको? आप टिकट दिया कौमी असम्बली में, उसको आपने इलेक्शन लड़वाया, गिलानी साहब से वो हार गया, और थोड़े दिनों बाद पता चला महंगाई तो सारी इसकी वजह से हुई है। और अभी शौकत तरीन को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, पता नहीं जीतने से पहले निकालेंगे या उससे जीतने के बाद निकालेंगे उसको। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इस हुकूमत में कोई आदमी चल नहीं सकता है। हमाद अजहर को जब बनाया था, मुझसे कराची में किसी ने सवाल किया कितना अर्सा चलेगा, मैंने कहा मैक्सिमम 6 महीने, वो 6 दिन में चला गया था। तो शौकत तरीन अच्छे आदमी है, ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन जिस टोले के साथ वो लग गए हैं वहाँ इज्जत किसी की महफूज रहती नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जल्द या देर किसी वक्त में, शायद हफ्तों में, शायद महीनों में, एक और वजीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना निकाले जाएंगे, इसलिए कि महंगाई हो रही है। वो कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, कभी नदीम बाबर को बनाते हैं, कभी वो हेल्थ के कौन थे स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर साहब, बड़े नफीस शरीफ से आदमी थे, उनको बनाया। नहीं, उससे पहले थे, हाँ जी, जफर मिर्जा साहब, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया। ताबिश गौर को कुर्बानी का बकरा बनाया, पता नहीं और कितने बन गए हैं। तो अगला कुर्बानी का बकरा मुझे शौकत तरीन जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, ताकि अपनी नालायकी का बोझ किसी और के कंधे पर डाल सकें। कर्जे आपके जितने इस नालायक हुकूमत ने लिए हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने मिलकर जो कर्जा लिया था 10 सालों में, ये नालायक नाहिल सेलेक्टेड हुकूमत अपने 3 सालों में उससे ज्यादा कर्जा ले चुकी है। और कहते ही हैं कि जी पिछली हुकूमतों की वजह से ले रहे हैं। मतलब कोई हद होती है नालायकी की। भाई तुम तो कह रहे थे मैं यूं आऊंगा और FBR जो है वो 8,000 अरब रुपए कलेक्ट करेगी, और उसके बाद पता नहीं वो 200 अरब रुपए आएंगे, 200 अरब डॉलर आएंगे, वो 100 अरब डॉलर इधर के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब डॉलर इधर मुंह पे मारेंगे, सारे मसले हो जाएंगे। वो भाई 3 साल गुजर गए हैं, आपने इस मुल्क के लोगों की जिंदगी अजाब कर दी है। लोग बेचारे मुश्किल में हैं, गैस के क्राइसिस इंतहा को पहुंच गए हैं। मैं ये बात पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से कर रहा हूं कि मेरे अपने घर में गैस नहीं आ रही, और गैस का सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, और ये पूरे
पूरे कराची और पूरे सूबा सिंध में ये हाल है। मुझे नहीं पता इस्लामाबाद में आपको गैस मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन वो सूबा जो तकरीबन 70% के करीब गैस पैदा कर रहा है, वो सूबा जिसको आईनी तौर पे गैस मिलनी चाहिए, जिनके लोगों का गैस के ऊपर हक है, वहां लोगों को घरों में नाश्ता बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, दोपहर का खाना बनाने के लिए गैस मुयसर नहीं है। ये नालायकों ने जो ऐलान किया था ना कि सुबह नाश्ते के लिए गैस मिलेगी, दोपहर में खाने के लिए गैस मिलेगी, रात के खाने के लिए गैस मिलेगी, हमें तो वो भी नहीं मिल रही। और यहाँ पर जो है वो ये कह रहे हैं सारी चीज़ें ठीक है। LNG के अंदर जितनी इन्होंने करप्शन की है, पेट्रोल की कीमत आपको याद है जब पेट्रोल कम हुआ था तो एक रात में 25 रुपए बगैर ओगरा के किसी प्रपोजल के उन्होंने बढ़ा दिया था। इस मरतबा भी जब डीलर्स ने हड़ताल की तो उन्होंने फिर वो कीमत कुछ उसी बढ़ाई है। अभी ये जो खुशखबरी सुनाई थी कुछ अर्सा पहले शौकत अली ने कि हर महीने 4 रुपए जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी उसमें इजाफा करेंगे, और कल रात 4 रुपए का इजाफा उसमें हो गया है, मजीद इजाफा उसमें होगा। बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें, ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पर उन्होंने कमी नहीं की कीमतों में और वही कीमत रखी है, इसलिए कि उसमें टैक्सेस का उन्होंने इजाफा कर दिया है। तो ये बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाएंगे, गैस की कीमतें मजीद बढ़ाएंगे, यूरिया का बहरान आएगा तो उसकी वजह से और मसाइल पैदा होंगे, गैस लोगों को मुयसर नहीं होगी, आपका उससे ज़ाहिर है कि इंडस्ट्रीज आपकी मुतासर हो रही हैं, इंडस्ट्रीज मुतासर होंगी तो आपकी एक्सपोर्ट मुतासर होगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ इतनी मनहूस हुकूमत है कि कोई तबका इस मुल्क का इनकी नौसत से महफूज नहीं है। भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लोग कहते हैं मजदूरों की हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत आती थी, लोग कहते हैं सरमाएदारों की हुकूमत है। ये मनहूस हुकूमत में तो ना काश्तकार बचा हुआ है, ना सरमाएदार बचा हुआ है, ना मजदूर बचा हुआ है, ना साफी बचा हुआ है। मतलब हर तबका किसी न किसी तरह से जो है वो मुसीबत में है। मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, अदलिया के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन को जो है धमकियां दी जा रही हैं, सियासी जमातों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया है। तो कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनकी साजिशों से जो महफूज रह सको। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत अगर इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी तो हम सब जो हैं पता नहीं किस नहज पर पहुँचेंगे, और हमारे मुल्क के जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इवन जो थोड़े से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी अभी बहुत ही मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई सवाल हो तो याद हो जी। खालिद भाई साहब, एक तो ये तो ठीक है, यहाँ के इशू है, एक सिंध का जो आजकल मेन इशू चल रहा है वो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन है। क्या वहाँ के जो महकमे जिम्मेदार हैं इस तमाम तजावजात के, जो पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए, थोड़ा सा पूरे इशू को समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ सिंध में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। इस्लामाबाद में बनी गाला था, उसको रेगुलाइज कर दिया गया ना, वो भी वायलेशन में था। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 जो है, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू था, वो वायलेशन में था, उसकी लीज कैंसिल की थी CDA ने, लेकिन उसके बाद 18 अरब रुपए उसके ऊपर जुर्माना करके उसको रेगुलाइज कर दिया गया। फिर बैरिया टाउन का इशू आपके इल्म में है, उसके ऊपर कुछ इशूज़ थे, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अर्सा उसका केस चलाया, 460 अरब रुपए उनके ऊपर जुर्माना लगाया, उसके बाद उसको भी रेगुलाइज कर रहे हैं। इसी तरह बेशुमार आपको मिसालें मिल सकती हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये गलत नहीं हुआ। ये जितनी चीज़ें आपको मैंने 3 गिनाई हैं, ये अगर कहीं कोई इरेगुलर कोई कंस्ट्रक्शन हो गई थी और आपने उसका रास्ता निकाला तो ये अच्छा किया आपने, इसलिए कि उसमें थर्ड पार्टी जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो गया था, लोगों के पैसे लगे हुए थे, तो आपने बचाने के लिए काम कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो तरीक़ेकार है ये पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए। सूबा सिंध का जो इशू है, देखिए सिर्फ एक जो आप कहते हैं ना बिल्डिंग कंट्रोल ने गलत बिल्डिंग्स बना दी, सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। सरकारी ज़मीनों पर पिछले 50-50 सालों से आबादियाँ हैं, 50-50 सालों से आबादियाँ हैं। अच्छा, बिल्डिंग्स बन गई हैं, लोग उसमें आबाद हो गए हैं। अब क्या हमारे पास एक तरीका तो ये कि उन तमाम को तहस नहस करें, तोड़ दें, उठा दें, लोगों को बेघर कर दें, और हम कहें कि नहीं ये कानून के मुताबिक चीज़ें, उसूली तौर पर बात ठीक है, उठा देना चाहिए, सबको बेघर कर देना चाहिए। लेकिन क्या इससे हमें फ़ायदा होगा या हमारे मुआशरे में इससे नुकसानात होंगे? मैं ये समझता हूँ कि लाखों लोगों को जब आप बेघर करते हैं तो उनका बेघर होना एक अलग बात है, उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी पे आता है वो एक बहुत ख़तरनाक बात है, तो हमें उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। हम ये समझते हैं कि जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया और पंजाब की 6000 से ज़ायद जो इर्रेगुलर सोसाइटीज़ थीं, उन सोसाइटीज़ को रेगुलर करने के लिए उन्होंने कमीशन बना दिया, और कमीशन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में बनाया गया। बहुत मुनासिब बात है। हम भी ये समझते हैं कि सूबा सिंध में भी
कोई इस तरह का एक इदारा, कमीशन, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है जिसकी सरबराही कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज करे, और उनके साथ हम बहुत ही मोतबर किस्म के लोग लगाएं जिसमें टाउन प्लानर्स हों, एक्सपर्ट्स हों। वो फिर ये फैसला करें कि जी हमने करना क्या है, हमने पिछली जो चीज़ें हो गई उसका क्या करना है, और आइंदा आने वाले दिनों में इस काम को रोकना कैसे है। तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है जिससे हम अपने शहरियों को जो है वो बचा सकते हैं। लेकिन एक मिसाल मैं आपको दूं कि मेरे अपने हलके में, मेरी अपनी यूसी में, जहाँ से मैं 2 मरतबा में नाजिम रहा हूँ, वहाँ एक कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का प्लॉट था बहुत बड़ा, जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ था। कराची में 3 ट्रीटमेंट प्लांट थे, TP1, TP2, TP3। ये TP2 जो है वो मेरे हलके में था। उस पर मुस्तफ़ा कमाल ने गैर कानूनी तरीके से 50 एकड़ ज़मीन मुख्तलिफ लोगों को अलॉट की, और वो कहीं से उन्होंने डिस्प्लेस हुए थे तो कहा कि जी इनको यहाँ आबाद करते हैं। हमने मुखालफत की। मैं उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन था। मैंने उस वक्त की हुकूमत को लिखा, मैंने वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, मैंने वहाँ की पुलिस को लिखा, मैंने हाई कोर्ट में केस किया, मैं उस कब्जे के खिलाफ लड़ता रहा। हम पर तशद्दुद किया गया काउंसिल के अंदर, मुझ पर फायरिंग्स हुई उस इख्तलाफ की वजह से, किसी ने नहीं रुकवाया। आज जब वहाँ पे हज़ारों घर बन गए, 50 एकड़ वैसे दिया, 50 एकड़ में बाद में कब्जा हो गया, तो 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर हज़ारों लोग आबाद हो गए। आज आप कह रहे हैं कि जिन हज़ारों घरों को तोड़ दो भाई। और जब मैं कह रहा था कि रोको आबादी को, ना होने दो, तब तो कोई मेरी सुन नहीं रहा था। ना हुकूमत सुन रही थी, ना अदालत सुन रही थी, ना इदारे सुन रहे थे, ना पुलिस सुन रही थी। हम तशद्दुद का निशाना भी बन रहे थे, हमारी जान भी खतरे में थी, लेकिन सब कुछ होता रहा। आज जब आबादी हो गई तो कहते हैं तोड़ दो। तो ये तरीक़ेकार थोड़ा सा हमें गौर करना चाहिए। हमें सजाएं देनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये कब्जे करवाए हैं। हमने सजाएं देनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनवाई हैं, जिन्होंने इलीगल काम किया है। अब उन बिल्डिंग्स के अंदर, उन कब्जा होने वाली ज़मीनों के ऊपर जो लोग बस गए हैं, हम उनको सजा देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक कानूनी इशू भी नहीं है, ये कोई किसी की करप्शन का इशू भी नहीं है, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। ये बुनियादी तौर पर इंसानी इशू है। हमें उन लाखों लोगों की ज़िंदगियों को, उनकी जो छतें हैं, उनको देखना चाहिए। और ये सिर्फ सिंध हुकूमत तक, सिंध तक महदूद नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। इस्लामाबाद में भी तो इन्होंने इंक्रोचमेंट रिमूव की थी ना, लोगों के घर तोड़े हैं ना। तो ये पंजाब में भी है, ये बलूचिस्तान में भी है, ये KPK के अंदर भी है। तो ये मजमूई तौर पर वो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, गरीब लोग हैं। ये बात जहन में रखें कि कोई भी अमीर आदमी, करोड़पति आदमी इस तरह जाकर किसी जो मुतनाज़ा ज़मीन होती है, मुतनाज़ा बिल्डिंग होती है, उसमें नहीं रहता। उसमें वो आदमी जाके रहता है जिसको कम पैसों में घर मिल रहा होता है। तो ये इंसानी अलमिया है, इसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की यौम तासीस के हवाले से, पेशावर जलसे के हवाले से, इंप्रेशन चेंज नजर आ रहा है, कुछ चेंज नजर आ रहा है KPK में, आपको क्या समझ रहे हैं? क्या देखें, वहाँ तो मुझे ये भी पता चला कि जो अभी बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं KPK में, कोशिश की PTI ने कि जो निचली सतह के इलेक्शन हैं वो गैर जमाती कराएं। इसलिए गैर जमाती कराएं कि लोग उनका टिकट लेने को तैयार नहीं है वहाँ पे। और इससे आप इस जमात की जो गैर मकबूलियत है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सूबे में पिछले 8 साल से हुकूमत में है, और KPK को वो शोकेस करके पेश करते हैं कि हमने वहाँ बहुत कुछ कर लिया है। उस सूबे में वहाँ की हुकूमती जमात जो है वो गैर जमाती इलेक्शंस करवा रही है, इसलिए कि उनके लोग टिकट लेने को तैयार नहीं थे। वो तो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, जिसके बाद वो मजबूर हो गए और उसके खिलाफ ये फिर अब सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो जहाँ ये सूरत हाल हो PTI की, और पीपल्स पार्टी का जलसा आपने देखा, और PTI के जलसे भी आपने देखे हैं, वो नाकाम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तब्दीली जो नज़र आ रही है लोगों में, वो सिर्फ KPK तक महदूद नहीं है। पूरे पाकिस्तान में अवाम जो हैं वो इमरान खान की नालायकी और नाअहली की वजह से तंग हैं, बेरोज़गारी से तंग हैं। उन्होंने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, वादा किया था 50 लाख घरों का, नौकरियां नहीं मिली, बेरोज़गारी बढ़ी है, घर नहीं बने, घर टूटे हैं। तो जाहिर है कि लोग तो इन चीज़ों को देखते हैं, और ये ऐसा इशू है जो हर आदमी के साथ वाबस्ता है, और लोग, मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शंस में इनका बहुत बुरा असर करने वाले हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो कानून साजी की गई है, इस पर अपोजिशन को काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे बात करेंगे उस पर? और उसी के साथ बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन 2-3 दिन से एहतजाज पे हैं, सारी सिंध में गंदगी फैल गई है हर शहर में, तो उनको तनख्वाहें क्यों नहीं जारी की जा रही? देखें, एक तो जो आपने कहा कि सिंध में अपोजिशन एहतजाज कर रही है, सिंध की अपोजिशन में और यहाँ की हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं है। ये भी आला पाए के नालायक हैं, वो भी आला पाए के नालायक हैं। हमने उनसे कहा था कि जब ये कानून पेश होगा तो आप अपनी जो तरामीम में तजवीज़ करें, उनको कंसिडर करेंगे। और इन्होंने
जब वो बिल सब पेश हो रहा था, इंट्रोड्यूस हो रहा था, उसी वक्त शोर मचा के स्ट्राइक हड़ताल को वॉकआउट करके बाहर निकल के चले गए। इनकी जो तरामीम थी वो हमने टेकअप की, लेकिन कोई मेंबर था ही नहीं तो उस पर बात नहीं हो सकी। अगर वो मौजूद होते तो हम इनकी कई तजावीज़ पर शायद इनके साथ इत्तफाक कर जाते। लेकिन आज भी हम उनके साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं और हम बात करेंगे उनके साथ। जो चीज़ें बेहतर होंगी, जो तजावीज़ वो देंगे, जो काबिल अमल होंगी, हम समझते हैं कि सूबे के लोगों के लिए बेहतर होंगी, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके लिए बेहतर होंगी, हम उसको बिल्कुल भी कंसिडर कर लेंगे। जो दूसरी बात आपने कही कि जो हमारे बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन हैं, वो चूँकि अभी नासिर शाह साहब उसको देखते हैं, लेकिन उनके जो मैंने पढ़ा है उनके इशूज़ वाकई कुछ ठीक हैं। अच्छा, एक बड़ा मसला है सूबा सिंध में, मुझे नहीं पता बाकी सूबों में ये है कि नहीं है। हमारे यहाँ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है ना वो एजी सिंध से होती हैं अक्सर, लेकिन ये लोकल गवर्नमेंट के बहुत सारे मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें एजी सिंध से नहीं होती हैं। अच्छा, चूंकि वो एजी सिंध से नहीं होती है तो उसके अंदर बहुत सारे घपले भी होते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती हैं। जब मैं मिनिस्टर था हमने बड़ी कोशिश की कि हम उनको उसी मैकेनिज्म में लेकर आ जाएं जिस तरह और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें होती हैं। अच्छा, जब वो नहीं हो रहा था तो फिर हमने उसके एक और उसी तरह का अल्टरनेट भी निकाला कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हम कोई मैकेनिज्म बना लें जिसके ज़रिए उनकी तनख्वाहें भी उसी अंदाज में उनको मिलना शुरू हो जाएँ। तो उस पर हम काम कर रहे हैं और अभी शाह साहब उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ये मसला हम हल कर लेंगे। और जो उनकी जायज़ चीज़ें हैं मैं समझता हूँ वो बिल्कुल हल होनी चाहिए। नासिर नकवी साहब, सईद भाई ये बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खत लिखा था मरदमशुमारी के हवाले से स्पीकर को भी और शायद वज़ीर आज़म को भी। उस हवाले से इल्ज़ाम लगाए गए थे कि असद उमर ने कि ये जो कुछ सिंध हुकूमत कर रही है खिलाफ कानून कर रही है। आपका मौक़िफ़ था कि CCA के इजलास में इन्होंने हमारा कोई मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया। उस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या है आपके मामला? देखिए, पहली बात तो ये है कि PTI का कोई वजीर पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर को ये ना समझाए कि आइन और कानून क्या है। ये खुद बिल्कुल पैदल है, बिल्कुल पैदल है। वजीर आजम समेत सारी काबीना जो है फारिग है, इनको नहीं पता कि आइन और कानून है क्या चीज़। अगर होती तो ये बात ना करते कि इलेक्शन कमीशन के फंड रोक लें, और पहले भी बहुत सारी बातें की। देखें, सिंध में जो मरदमशुमारी हुई वो मुतनाज़ा है और हमारे पास उसके दलाइल हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं। वो बड़ी तफसीलें मैं उसमें नहीं जाता हूँ। MQM भी उस पर एतराज़ करती रही है, लेकिन बदकिस्मती से MQM चूँकि आदी है उसी तनख्वाह पे काम करने की, तो उन्होंने उस मुतनाज़ा सेंसस को भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो सिंध की नुमाइंदगी का हक है वो हमने अदा किया और हमने हर सतह पर ये जो मुतनाज़ा सेंसस था इस पर आवाज़ उठाई। CCI के इजलासों में ये ज़ेर बहस रहा बहुत अरसे तक, और जब ये पिछले CCI के इजलास में इसको उन्होंने मंजूर भी किया तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा CCI के किसी मेंबर ने डिसेंटिंग नोट दिया और ये कहा कि ये जो मंजूरी आप दे रहे हैं ये गलत है, और वो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध थे और उन्होंने रिटन में ये चीज़ दी। उसके बाद आइन हमें ये इजाज़त देता है कि CCI के किसी फैसले से अगर कोई सूबा मुतासर हो रहा हो और इख्तलाफ कर रहा हो तो वो पार्लियामेंट में उस इशू को ले जा सकता है। हमने बिल्कुल आइन के मुताबिक और ज्वाइंट सेशन के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक स्पीकर को लिखा कि आप इसको पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में इसको लेकर जाइए और वहाँ पे डिबेट करवाइए। रूल्स में ये लिखा हुआ है कि जिस दिन जिस वक्त जैसे ही स्पीकर को पता चलेगा और उनके पास ये कोई रेफरेंस आएगा किसी सूबे से, तो वो फौरी तौर पर पार्लियामेंट के मेंबर्स को उसकी कॉपियां भेजेंगे और बताएंगे कि ये चीज़ आई है। कई माह तक जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने लिखा था स्पीकर को वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को नहीं भेजा गया, और ये जो हालिया एक मुतनाज़ा ज्वाइंट सेशन हुआ जिसके अंदर कोई 33-34 के करीब जो बिल थे उन्होंने बुलडोज किए, धोखा दिया, गलत तरीके से काउंटिंग करके उन्होंने मंजूर करवाए, उसी 33-34 के अंदर ये कहीं सिंध हुकूमत का जो रेफरेंस था उसको भी शामिल किया और उसको भी उन्होंने वहाँ से फारिग करवा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने जो कुछ किया बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक किया। और एक और बात असद उमर साहब बार बार कहते हैं जो इनकी कम इल्मी को जाहिर करता है, वो कहते हैं कि जी सारा जो सेंसस था ये किया ही सिंध हुकूमत ने था, ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर थी। मेरे भाई हमारे सिंध हुकूमत ने करवाया, जो ऑडिट की रिपोर्ट आपने पेश की है ना,
ऑडिट इसका हुआ ही नहीं है। देखिए, ऑडिट इसका हुआ ही नहीं है। वो कौन सी पता नहीं 23वीं या 24वीं तरमीम थी जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एग्री किया था कि गालिबन 5% जो है इसका रैंडम हम ऑडिट करवाएंगे और उसके बाद जो उसका नतीजा निकलेगा फिर उस पर फैसला करेंगे। वो नहीं हुआ। जो सेंसस हुआ था, देखिए सेंसस जब होता है, इवन जब इलेक्शन होता है, सेंसस में हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनकी खिदमात ली जाती हैं, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, इनकी खिदमात ली जाती हैं। हमने उस वक्त भी ये लिखा था उनको कि जो डेटा आप हर घर से कलेक्ट करते हैं उसकी एक कॉपी आप डिप्टी कमिश्नर को दें ताकि सिंध हुकूमत उसको देख ले और हमें पता हो कि ये सही हुआ कि गलत हुआ है। उन्होंने हमारी वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। तो कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सिर्फ उनके साथ ज़रूर होते थे, लेकिन बेसिकली तो पाकिस्तान आर्मी उनके साथ थी। और कहीं कहीं पर अगर हमारे कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश की और खामियों की निशानदेही की तो हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया वहाँ पर। तो ये तो इस तरह से हुआ था सेंसस कि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वो आपने लाताल्लुक करके रख दिया था तमाम जमातों को या तमाम लोगों को। तो ये प्योरली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने किया था। सर्विसेज जरूर उन्होंने ली थी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स की, लेकिन प्रोविंशियल डिपार्टमेंट का सेंसस के अंदर कोई अमल दखल नहीं था। वो कोई डेटा नहीं ले सकते थे, कोई चीज़ उनके पास नहीं थी। तो ये भी कम इल्मी है उनकी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल के चीफ जस्टिस की अगर रिमार्क्स के ऊपर बात की जाए तो अगर सिंध के अंदर ही आपकी हुकूमत है वहाँ पे बात की जाए, जिस अंदाज में उन्होंने दिफाई इदारों के ऊपर तनकीद की है एहतजाजात से मुताल्लिक, तो क्या ये मुतल्लिका जो इदारे हैं ये सारे सो रहे होते हैं कि आपकी हुकूमत सो रही होती है, एहतजाजात होती हैं, बिल्डिंग बनती हैं, कानूनी बनती हैं, तमाम एरियाज के ऊपर डेवलपमेंट हो जाती है, लेकिन एंड पे जाके लोगों के रहने सहने का सारा सिस्टम हो जाता है, तो एंड पे जाके ये पता चलता है कि ये सोसाइटी इनलीगल है, ये बिल्डिंग इनलीगल है, ये सारी चीज़ें इनलीगल हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर भी रोशनी डालें कि कल के जो दिफाई इदारों से मुताल्लिक जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, तो क्या ये, मैं आपसे एक अर्ज कर दूं, ये जितनी कैंटोनमेंट्स हैं